वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर आपको MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 12 से लेकर 22 तक करवाए जाएंगे और आपको मेन पॉइंट्स कवर करवाए जाएंगे। और इन लेक्चर्स की स्लाइड्स भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। पहला लेक्चर है इस वीडियो का, लेक्चर नंबर 12, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसका टॉपिक है। प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट कोई भी जो है, जाहिर बात है, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सेटिस्फाई कर सकती है ह्यूमन नीड या वांट को। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में जो है वो मैनेज किए जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस जो है वो प्रोडक्ट के, और ये सीरीज ऑफ स्ट्रेटजीज होती है। एक सीरीज होती है, स्ट्रेटजी की पूरी एक सीरीज होती है जिसको अप्लाई किया जाता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट। एक टिपिकल जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले डेवलपमेंट स्टेज होता है, फिर इंट्रोडक्शन स्टेज आता है, फिर ग्रोथ स्टेज आता है, फिर मेच्योरिटी और फिर डिक्लाइन आता है। एक एक करके अब इनको डिटेल में देखते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि यार प्रोडक्ट बिल्कुल नई आई है, बिल्कुल नई प्रोडक्ट एक बनाई जा रही है, इसके अलावा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना या नए फीचर्स लाना भी इसमें शामिल हो सकता है। इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा जाहिर बात है खर्चे होते हैं और कोई भी सेल नहीं होती क्योंकि प्रोडक्ट तैयार हो रही होती है, और लॉसेस भी होते हैं, नुकसान भी होता है क्योंकि कोई रेवेन्यू नहीं आया तो लॉस भी होता है। दूसरा जो स्टेज है वो है इंट्रोडक्शन का। प्रोडक्ट जब इंट्रोडक्शन करवाई जाती है, इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें बहुत हाई होती है क्योंकि जाहिर बात है स्टार्ट होती है प्रोडक्शन, इस वजह से एक्सपीरियंस भी नहीं होता, इस वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई होती है। सेल्स वॉल्यूम बहुत कम होता है और इसमें भी लॉस होता है फर्म को क्योंकि जाहिर बात है अभी सेल्स बढ़ती नहीं है। और दो स्ट्रेटजीज जो है वो फर्म यूज़ कर सकती है, या तो स्किमिंग करेगी, बहुत ज़्यादा प्राइस वो हाई चार्ज कर सकती है शुरू में, और पेनिट्रेशन भी कर सकती है, बहुत कम चार्ज करेगी मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट है। ग्रोथ स्टेज है। अब ग्रोथ स्टेज का मतलब ये कि प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्ट हो रही है और रिपीट सेल्स होती है, बार बार लोग खरीदते हैं, और इसी वजह से जो है जाहिर बात है जब सेल्स बढ़ती है तो उससे प्रोडक्शन के अंदर भी इजाफा होता है और उससे कॉस्ट में कमी आती है क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम होता है, बड़े पैमाने पे काम होता है। जब बड़े पैमाने पे काम होता है तो जाहिर बात है कॉस्ट भी गिरती है, और सेल्स वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा होता है, और प्राइजेस इस हिसाब से रखे जाते हैं कि मैक्सिमाइज किया जाए मार्केट शेयर। उसके बाद जो स्टेज आता है फिर वो मेच्योर स्टेज आ जाता है। अब जो ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ स्टेज के अंदर वो गिर जाती है, सेल्स वॉल्यूम पीक पे होती है एंड कॉस्ट लो होती है क्योंकि जाहिर बात है जब इसी वजह से लो होती है क्योंकि सेल्स की वजह से, सेल्स ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, और नो नीड फॉर पब्लिसिटी, सेल्स वॉल्यूम पीक एंड द प्राइस टेंड्स टू ड्रॉप ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स एंड दी वेरी प्रॉफिटेबल। अब इसके अंदर जो है वो ज़रूरत होती है कि प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन करने की। इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है इस स्टेज के अंदर, और जाहिर बात है कोई भी फर्म ये चाहेगी कि ये स्टेज जो है मेच्योरिटी का जो स्टेज है ये काफ़ी लंबा चलता रहे। और आखिरी जो स्टेज आता है वो फिर डिक्लाइन स्टेज आता है क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कई सारे मार्केट के अंदर एंटर्ड हो चुके होते हैं, और जितना ज़्यादा डिक्लाइन पीरियड लंबा होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेहतर ये होगा कि जिस हद तक हो सके कंपनी एग्जिट कर जाए इस स्टेज के अंदर जब प्रोडक्ट पहुँचे, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम बुरी तरह डिक्लाइन हो जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्कुल जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, और कंपटीशन जो है वो बहुत सेवियर हो जाता है, बहुत शदीद किस्म का जो है वो सेवियर हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ द साइकिल। अब मैनेजमेंट यही है साइकिल की कि जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले जो स्टेजेस हैं उनको लंबा किया जाए, जो मेच्योरिटी वाला स्टेज है उसको कोशिश किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा उसको खींचा जाए, प्रोडक्ट को मॉडिफाई वगैरह किया जाए, और ज़ाहिर बात है जितना लंबा वो होगा उतना बेहतर होगा। और अगर डिक्लाइन पीरियड में जाती है प्रोडक्ट तो उसको जो है फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको एग्जिट कर दिया जाए, क्योंकि अगर डिक्लाइन पीरियड लंबा चलेगा तो जो कुछ पीछे के स्टेजेस में प्रॉफिट अर्न किया होगा तो उल्टा जो है वो प्रॉफिट अर्न करने का फ़ायदा ख़त्म होता चला जाएगा, क्योंकि नुकसान जो है वो सारे प्रॉफिट्स को खाता चला जाएगा एक तरह से। अब है लेक्चर नंबर 13 जिसका टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक बिजनेस और इंजीनियरिंग टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कंप्लीट प्रोसेस को जिसके ज़रिए एक नई प्रोडक्ट लाई जाती है मार्केट के अंदर, और मार्केटिंग टीम जो है वो एक ब्रिज का काम करती है कंज्यूमर के दरमियान और इंजीनियर के दरमियान। अब कंज्यूमर की नीड, वांट और डिमांड होती है, लेकिन इंजीनियर को नहीं पता कि कंज्यूमर की नीड, वांट और डिमांड क्या है।
और इंजीनियर ने जाहिर बात है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। सो मार्केटिंग टीम जो है वो दरमियान में एक ब्रिज का काम करती है। सो टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अब न्यू प्रोडक्ट्स की भी टाइप्स होती हैं, सारी न्यू प्रोडक्ट्स एक जैसी नहीं होती। कुछ जो है वो नई होती है मार्केट के लिए, एक मार्केट के लिए नई प्रोडक्ट आई है जो उस मार्केट में नहीं थी। कुछ फर्म के लिए नहीं होती है, मार्केट में तो पहले से होती है लेकिन फर्म के लिए नहीं होती है। कुछ जो है दोनों के लिए नहीं होती है। एंड सम आर माइनर मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि कुछ माइनर किस्म की मॉडिफिकेशन के साथ, चेंजेस के साथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी कि जो मौजूदा प्रोडक्ट है उसमें कुछ माइनर किस्म की चेंजेस होती है। एंड वाइल सम आर कम्प्लीटली इनोवेटिव, कुछ ऐसी होती है बिल्कुल ही कम्प्लीटली इनोवेटिव होती है, इनकी बिल्कुल नई ईजाद हुई हुई प्रोडक्ट है एक तरह से। सो इसके जो स्टेप्स हैं उसमें पहला होता है आइडिया जनरेशन। आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया ज़रूरत से आता है। ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो वहाँ से एक आइडिया आता है, और आइडिया ऐसा हो जो ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकली जिसको पॉसिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, कल्चर भी उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा आइडिया हो। सो उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह भी की जाती है उसके लिए। और R&D का डिपार्टमेंट भी काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह का भी जो है वो डिपार्टमेंट काम करता है। कस्टमर वगैरह के थ्रू भी आइडियाज़ मिलते हैं, कॉम्पिटिटर्स से भी मिल जाते हैं, एम्प्लॉयज़ से भी मिल जाते हैं, और उसके अलावा ट्रेड शोज़ वगैरह के ज़रिए भी मिल जाते हैं। और उसके बाद जो स्टेप है वो है आइडिया स्क्रीनिंग। अब आइडिया जनरेशन हो गया, लेकिन उसके बाद आइडिया स्क्रीनिंग की जाती है आइडियाज़ की। आइडियाज़ तो कई सारे आ गए, कुछ आइडियाज़ की लिमिटेशंस भी होती है ज़ाहिर बात है। और तो जितने भी ऐसे आइडियाज़ हैं जो करामत आइडियाज़ नहीं हैं उनको जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछने चाहिए। विल द टारगेट मार्केट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि टारगेट मार्केट जो है, जिस मार्केट को टारगेट किया जा रहा है, क्या वो उसको फ़ायदा हासिल होगा प्रोडक्ट से, एक तो ये क्वेश्चन। और इज़ इट टेक्निकली फिजिबल टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, यानी कि टेक्निकली फिजिबल भी है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना या नहीं, यानी कि टेक्निकली तौर पे उसको बनाया भी जा सकता है या नहीं। एंड विल द प्रोडक्ट बी प्रॉफिटेबल, और क्या प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल होगी या नहीं। सो आइडिया स्क्रीनिंग। उसके बाद है फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग की जाती है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हु इज़ द टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट कौन है, व्हाट्स बेनिफिट विल द प्रोडक्ट प्रोवाइड, कौन से बेनिफिट जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, कस्टमर किस तरीके से, कंज्यूमर किस तरीके से रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट को, एंड हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, एंड विल इट कॉस्ट, व्हाट विल इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस इट, यानी कितनी कॉस्ट आएगी उसको प्रोड्यूस करने के अंदर, उसको बनाने के अंदर। और इसके अलावा जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स से पूछा भी जाता है आइडिया के बारे में कि वो क्या सोचते हैं। उनसे भी जाहिर बात है जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, और उनका एक सैम्पल लिया जाता है। जाहिर बात है सारे कस्टमर्स को तो नहीं, जाहिर बात है उनसे पूछा जा सकता है, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स से, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का एक सैम्पल लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है आइडिया के बारे में कि वो क्या सोचते हैं। उसके बाद है फिर बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में देखा जाता है कि कितनी कॉस्ट हमें आएगी और कितना रेवेन्यू जो है वो हम अर्न करेंगे। सो एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम है होता है इसके अंदर, यानी कि कितना बेच सकेंगे, एंड दी एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन से मुराद नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। उसके बाद है फिर बीटा टेस्टिंग एंड मार्केट टेस्टिंग की जाती है। प्रोटोटाइप बनाया जाता है, एक प्रोटोटाइप जो कि असली प्रोडक्ट की तरह होता है, लेकिन असली प्रोडक्ट नहीं होता, उसी की तरह होता है, और टेस्ट किया जाता है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। देखा जाता है टोटल मार्केट रिएक्शन को, और कस्टमर की जो एक्सेप्टेंस होती है उसको भी जो है वो देखा जाता है। उसके बाद है फिर टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। सो कंपनी जो है वो दोबारा परफॉर्म करती है अनदर डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस जो है प्रोडक्ट कॉस्ट का, जो कि बेस करता है नई एडजस्टमेंट के ऊपर और मार्केट चेंजेस के ऊपर। उसके बाद है फिर कमर्शलाइजेशन। अब जब कमर्शलाइजेशन होती है तो प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, और दूसरी जो है वो प्रमोशन, दूसरी तरह से प्रमोशन की जाती है। सो अच्छी तरीके से कमर्शलाइजेशन तभी होगी कि जब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की जाए, तो उससे पहले ही प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। सपोज़ करें अगर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की गई है और वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वो रॉन्ग कमर्शलाइजेशन होगी। लोग अगर जाएंगे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग देखते ही मार्केट के अंदर और उनको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है और एडवर्टाइजिंग की जा रही है, लोग जैसे ही जाएंगे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, उससे क्या होगा, फ़ौरन जो है वो सेल होना शुरू हो जाएगी। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है
उसके अंदर एक बड़ा अहम एनालिसिस है और वो है कंजॉइंट एनालिसिस। ये आगे भी डिटेल में आता रहेगा, आपको तो क्लियर होता जाएगा कि ये क्या है। अब ये एक सर्वे बेस्ड एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको मार्केट रिसर्च के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे पता चलता है कि लोग जो है वो किस तरह वैल्यू देते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को जो प्रोडक्ट के अंदर शामिल होते हैं, यानी कि उसके फीचर, फंक्शन और बेनिफिट्स। सो कस्टमर की नज़र में जो फीचर्स हमारी प्रोडक्ट में होने चाहिए उसके लिए ये किया जाता है कंजॉइंट एनालिसिस। अब है लेसन नंबर 14 जिसका टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और ये पार्ट 2 है। सो कंजॉइंट एनालिसिस क्या है? सर्वे बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मार्केट रिसर्च में, जिससे पता चलता है कि लोग कितनी जो है वो वैल्यू देते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को प्रोडक्ट की, यानी कि उसके फीचर्स को, फंक्शंस को और बेनिफिट्स को। और ये जो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो ओरिजिनेट हुई मैथमेटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर, और आज के दौर में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सी सोशल साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस में होता है, जैसे कि मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर और ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर। सो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेन फीचर जो है प्रोडक्ट के अंदर लाजमी होना चाहिए, यानी कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है फीचर्स का जो प्रोडक्ट के अंदर लाजमी मौजूद हो। क्योंकि जाहिर बात है फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा भी प्रोडक्ट में डाले जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर होने चाहिए, और वो फीचर्स होने चाहिए जो कंज्यूमर प्रेफर करता है, वो फीचर्स होने चाहिए। अगर ऐसे फीचर्स डाल दिए जाए प्रोडक्ट में जिनको कंज्यूमर प्रेफर नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कुछ बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए फीचर्स डालते वक्त, कि हर यूज़र जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होता, तमाम यूज़र्स ऐसे नहीं होते जो इंटेलिजेंट हो, और प्रोडक्ट को जो है वो सिंपल होना चाहिए। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कंजॉइंट एनालिसिस का, वो इस बात को डिटरमाइन करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है लिमिटेड एट्रीब्यूट्स का, फीचर्स का, जो रिस्पोंडेंट जो है वो प्रेफर करते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा फीचर्स का कॉम्बिनेशन है जो प्रोडक्ट के अंदर लाजमी होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बूढ़े लोग जो है वो भी यूज़ करते हैं, उनको भी ज़ाहिर बात है वो भी इस्तेमाल कर सकें, ऐसी प्रोडक्ट हो, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। सो कंजॉइंट एनालिसिस के ज़रिए देखा जाता है, कस्टमर एक्सेप्टेंस देखी जाती है नई न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन की, कि कौन से जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कस्टमर जो है वो प्रेफर करते हैं, कि कौन से एट्रीब्यूट्स जो है वो होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। सो अब ये जो प्रोसेस है इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला है कि सिलेक्ट फीचर्स टू बी टेस्टेड, यानी कि हम सिलेक्ट करते हैं उन फीचर्स को जो भी टेस्ट होते हैं, एंड द फीचर्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये इसमें शामिल है। और मेन जो फंक्शंस होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, जाहिर बात है वो लाजमी होना चाहिए, और तकरीबन 70% जो है वो मेन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, जो उसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं। अब जैसे कोई शरबत है तो 70% शरबत ही हो, बाकी उसके अंदर दूसरी चीज़ें और मिली हो, एक एग्जाम्पल दी जा रही है आपको। एंड शो दिस फीचर्स टू रिस्पोंडेंट या फिर जिनको पोटेंशियल कस्टमर्स कहा जा सकता है। सो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट सिलेक्ट किया जाता है, कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट बैकग्राउंड, और उनको फीचर्स जो है वो दिखाए जाते हैं, उनको शो किया जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो वर्क करती है। उसके बाद फिर रैंक दी कॉम्बिनेशन, रिक्वेस्ट की जाती है रिस्पोंडेंट से कि वो रैंक करें कॉम्बिनेशन को, यानी कि जो फीचर्स का कॉम्बिनेशन है उसको वो रैंक दें। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो भी रिस्पोंडेंट का रिजल्ट होता है उसको लिया जाता है और उसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया जाता है, यानी कि उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं उसको सॉफ्टवेयर के अंदर डाला जाता है। और उसके बाद है आखिर में पांचवा, इनकॉर्पोरेट द फीचर्स इन प्रोडक्ट्स, इनकॉर्पोरेट किया जाता है फीचर्स को प्रोडक्ट के अंदर। नाउ द कमर्शलाइजेशन, अब कमर्शलाइजेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट को जो है वो लाया जाता है मार्केट के अंदर। सो इसके अंदर जाहिर बात है जब लाया जाता है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन टू लॉन्च, डिसीजंस हैं जिसके बारे में क्वेश्चंस है कि व्हेन टू लॉन्च द प्रोडक्ट, कब प्रोडक्ट लॉन्च की जाए। अगर सीजनल प्रोडक्ट है तो जाहिर बात है कौन से सीजन में लॉन्च की जाए, अगर समर प्रोडक्ट है तो समर से पहले लॉन्च की जाएगी, ये नहीं होगा कि बिल्कुल समर में लॉन्च की जा रही है उससे पहले लॉन्च की जाएगी।
सो इसमें जो है वो टाइमिंग को डिटरमाइन करना कि कौन सा सही वक्त है प्रोडक्ट लॉन्च करने का। वेयर टू लॉन्च द प्रोडक्ट का मतलब ये कि कहाँ पे लॉन्च की जाए। अब प्रोडक्ट जो है वो क्या पूरे कंट्री के लिए बनाई जा रही है, टारगेट मार्केट क्या है, यानी कि पूरी कंट्री है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, किसी स्टेट के अंदर लॉन्च की जाएगी, किसी एक लोकेलिटी में लॉन्च की जाएगी, किसी एक रीजन में या सेवरल रीजन्स में, यानी कि कई सारे रीजन्स में। सो इस चीज़ के बारे में जो है वो डिसीजन होता है। एंड टू होम टू लॉन्च द प्रोडक्ट। अब कस्टमर्स जो है वो कई सारे होते हैं। कुछ प्रेस्टिशियस कस्टमर्स होते हैं, यानी कि रेपुटेबल कस्टमर्स होते हैं, इमेज मेकिंग पीपल्स होते हैं। इनको जो है वो कम कीमत पे भी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी दे सकती है, ताकि इससे एक इमेज बनता है। अब ये लोग यूज़ करेंगे तो फिर और इनको देख के और भी लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट को। और इसके अलावा कुछ हेवी यूज़र्स होते हैं, बल्क कस्टमर्स होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में उठाते हैं। कुछ अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जो बहुत जल्दी बाय कर लेते हैं प्रोडक्ट को जब नई प्रोडक्ट आती है। सो इसके बाद है फिर हाउ टू लॉन्च द प्रोडक्ट। इसके अंदर जो है वो डिसीजन अबाउट एडवर्टाइजमेंट होता है। इज द प्रोडक्ट कम्युनिकेटेड टू द टारगेट ऑडियंस। क्या प्रोडक्ट जो है वो कम्युनिकेट की गई है टारगेट ऑडियंस से। अब है लेक्चर नंबर 15 जिसका टॉपिक है कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। अब कंज्यूमर एडॉप्शन का मतलब ये नहीं होता कि उसने एक बार चीज़ खरीद ली तो एडॉप्शन हो गई। एडॉप्शन का मतलब ये होता है कि वो एक रेगुलर बायर और यूज़र बन जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको हम एडॉप्शन कहते हैं। सो स्टेजेस होते हैं कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस के। पहला जो स्टेज होता है वो अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस में क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो अवेयर तो हो जाता है नई प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से उसको नहीं पता होती, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास। इस स्टेज में कंज्यूमर जो है वो सुनता है एक इनोवेशन के बारे में कि कोई एक नई जो है वो इनोवेशन हुआ है, कोई एक नई किस्म की जो है वो प्रोडक्ट आई है। सो एक अवेयरनेस होती है, लेकिन उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा स्टेज होता है इंटरेस्ट का। उसमें जो है वो कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है नई प्रोडक्ट के बारे में। और तीसरा होता है इवेल्यूशन। इवेल्यूशन तब होती है कि जब कंज्यूमर डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट को यूज़ करे या ना करे। और इवेल्यूशन के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि कंपेयर किया जाता है एक प्रोडक्ट को दूसरे के साथ। फिर ट्रायल आता है। ट्रायल में कंज्यूमर जो है वो ट्राई करता है प्रोडक्ट को जो है वो ट्राई करता है। और स्मॉल स्केल पे ज़ाहिर बात है ट्राई करके, जब नई कोई प्रोडक्ट कोई ट्राई करता है तो स्मॉल स्केल पे करता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा बहुत ज़्यादा ख़रीद लेगा, बल्कि थोड़ी सी ही वो ट्राई करेगा। और फिर उसके बाद जब वो ट्राई कर लेता है तो फिर आती है अडॉप्शन स्टेज। जब सक्सेसफुल ट्रायल हो जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो बेटर थी, तो फिर उसको वो अडॉप्ट करता है। और जब वो अडॉप्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो यूज़ करता है प्रोडक्ट का रेगुलर बेसिस के ऊपर। ये नहीं होता कि बस एक बार ख़रीद ली। एक बार तो कोई भी ख़रीद सकता है। तो अडॉप्शन का मतलब यही होता है कि कंज्यूमर जो है वो रेगुलर जो है वो यूज़ करता है प्रोडक्ट का। सो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एडॉप्शन प्रोसेस को, उसके अंदर कई चीज़ें हैं, जैसे कि पीपल डिफर इन रेडीनेस टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स। जो रेडीनेस होती है लोगों की नई प्रोडक्ट को ट्राई करने के अंदर, उसके अंदर भी बहुत फ़र्क पाया जाता है। और वो डिपेंड करता है उनके एटीट्यूड्स के ऊपर, उनके बिलीफ के ऊपर, उनकी इनकम कितनी है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। और लोग जो है वो ज़ाहिर बात है कुछ अर्ली अडॉप्टर होते हैं, कुछ नहीं भी होते, इस तरह डिपेंड करता है। सो पर्सनल इन्फ्लुएंस भी की रोल प्ले करता है। पर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि वो अफेक्ट जो कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के एटीट्यूड पे या परचेज प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। सो इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो कुछ सिचुएशन के अंदर और कुछ इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले में। और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है लेट अडॉप्टर्स के ऊपर अर्ली अडॉप्टर के मुकाबले में। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिस्की सिचुएशन के अंदर। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनोवेशन अफेक्ट द रेट ऑफ एडॉप्शन। अब कुछ प्रोडक्ट होती हैं वो क्विक होती हैं इनोवेशन के अंदर, जैसे कि फैशन के आइटम वगैरह। एंड सम प्रोडक्ट्स टेक लॉन्ग टू एडॉप्शन, जैसे कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स या ऑटोमोबाइल वगैरह। सो थिंग्स द फॉलोइंग थिंग्स आर कंसिडर्ड। इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। कंज्यूमर जो है वो इवेल्यूएट करता है रिलेटिव एडवांटेज को, कंपैटिबिलिटी भी इसके अंदर शामिल है, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उसकी डिफ़िकल्टी और डिविजिबिलिटी, और कुछ अदर
चीज़ अदर दूसरी चीज़ें भी हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एडॉप्शन को, जैसे कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी, साइंटिफिक एक्सेप्टेबिलिटी भी आती है, और कॉस्ट और उसकी सर्टेनिटी। अब है लेक्चर नंबर 16 जिसका टॉपिक है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो पैकेजिंग और लेबलिंग क्या होती है? पैकेजिंग का मतलब होता है कि फिजिकली इनक्लोज करना किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को, यानी कि प्रोडक्ट को फिजिकली इनक्लोज किया जाए, यानी कि एक तरह से उसको लपेट दिया जाए किसी चीज़ के अंदर या फिर उसको बंद कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं पैकेजिंग। और लेबलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन के लिए पैकेट के ऊपर कोई चीज़ लिख दी जाए या फिर कुछ ग्राफिक्स जो है बना दी जाए, ग्राफिक्स से मुराद कुछ तस्वीरें बना दी जाएँ या फिर कुछ लिखा जाए पैकेज के ऊपर, पैकेट के ऊपर, सो उसको लेबलिंग कहा जाता है। सो पर्पस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, अब इसके कुछ पर्पस हैं इसीलिए पैकेजिंग और लेबलिंग की जाती है। पहला ये कि फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब पैकेजिंग की जाती है तो उससे जाहिर बात है जो प्रोडक्ट होती है वो फिजिकली तौर पे उसको प्रोटेक्शन मिलती है, रेन से प्रोटेक्शन मिलती है, हीट से, सनलाइट से, कोल्ड से, प्रेशर से, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें उनसे उसको प्रोटेक्शन मिल रही होती है। दूसरी चीज़ एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि चीज़ें जो है वो इकट्ठी बंद कर देना, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जो है वो एक ही पैकेट में जो है वो डाल दिया जाता है, सो उसको हम कहते हैं एग्लोमरेशन कहा जाता है। जैसे कि पेंसिल का बॉक्स है, उसमें कई सारी पेंसिलें डाल दी एक साथ, सो वो एग्लोमरेशन कहलाई जाएगी। और ये इसलिए भी किया जाता है ताकि एफिशिएंसी के लिए किया जाता है। अगर अलग-अलग ज़ाहिर बात है रखा जाएगा, सपोज करें 1000 पेंसिल्स का एक बॉक्स है और एक तरफ 1000 पेंसिल्स जो है वो अलग-अलग हैं, तो जो बॉक्स है उसको कितना इजीली फिजिकली हैंडल किया जा सकता है निस्बत के जो अलग-अलग 1000 पेंसिल्स होंगी। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन ये भी एक इसका मकसद होता है, क्योंकि तमाम जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वो लेबलिंग के ऊपर लिखी जाती है। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी रिक्वायर्ड होती है कि लाजमी देना होती है, और इसके अलावा किस तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है ये भी इन्फॉर्मेशन लेबलिंग के ज़रिए दी जाती है, उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, इस तरह की जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें दे दी जाती है लेबलिंग के अंदर। मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग और लेबल का। पैकेज डिज़ाइन जो है वो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पैकेजिंग और लेबलिंग को मार्केटर्स यूज़ करते हैं ताकि वो एनकरेज करते हैं पोटेंशियल बायर्स को कि वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें, और ज़ाहिर बात है एक अट्रैक्शन पैदा होती है पैकेजिंग से और लेबलिंग से, जो है वो कस्टमर को जो है वो एक अट्रैक्शन पैदा होती है। और इसके अलावा रिड्यूसिंग थेफ्ट, चोरियाँ जो है वो प्रोडक्ट की उसमें कमी आती है। अगर एक खुली प्रोडक्ट है तो चांसेस ये है कि वो ज़्यादा चोरी हो सकती है, और एक पूरा का पूरा पैकेट है ज़ाहिर बात है, और जितने बड़े ज़ाहिर बात है पैकेट होंगे तो उतना मुश्किल होगा किसी के लिए भी वो चोरी करना प्रोडक्ट को, और खुली प्रोडक्ट होगी तो जाहिर बात है उसको आराम से चोरी किया जा सकता है। नाउ दी पैकेजिंग टाइप्स। पैकेजिंग कई तरह की होती हैं। बॉक्सेस होते हैं, पैलेट्स होते हैं। पैलेट्स जो है ये या तो लकड़ी के भी हो सकते हैं या फिर ये उसके भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी कभी कभी होते हैं, और इनको इस्तेमाल किया जाता है जब एयरप्लेन के लिए या फिर शिप के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और बैग्स होते हैं जैसे कि सीमेंट बैग होता है, और बॉटल्स यूज़ की जाती हैं बेवरेजेस वगैरह के अंदर या पानी के अंदर, बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैंस का इस्तेमाल भी बेवरेजेस या पानी के लिए किया जाता है। इसके अलावा कार्टन्स होते हैं, ये जो है होलसेलर्स के पास होते हैं, बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं, आपने देखे होंगे। और एसेप्टिक पैकेजेस, ये जो है फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, या फूड वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। और रैपर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कॉमन यूज़ होता है प्रोडक्ट्स के अंदर। ब्लिस्टर पैक्स हैं, ये जो है इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल के अंदर यूज़ होता है। जो दवाइयाँ आती हैं वो ब्लिस्टर पैक्स के अंदर मिलती हैं। अगर आप मेडिसिन लें तो जिस पैकेट के अंदर मेडिसिन मिलती है, एक तो डब्बा होता है, डब्बे के अंदर जिसमें रखी हुई होती है मेडिसिन, जैसे कि पैनाडोल ली जाती है, वो खुली जब ली जाती है, एक दो पैनाडोल लेंगे तो वो जिस पैकिंग में मिलती है आपको वो ब्लिस्टर पैक है। इसके अलावा बेल्स हैं, बेल्स जो है ये एयर टाइट रैपिंग होती है। सो पैकेजिंग एज अ इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टूल, अब इसको एज अ मार्केटिंग टूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। पैकेजिंग की मदद से क्या होता है कि सेल्फ सर्विस जो होती है उसके अंदर मदद मिलती है। आज के दौर में सेल्फ सर्विस काफ़ी कॉमन है, और इवन के यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। सुपर मार्केट्स भी काफ़ी यहाँ पे आती जा रही हैं, और दूसरे स्टोर्स भी सेल्फ सर्विस ऑफर कर रहे हैं। उसमें होता ये कि कस्टमर प्रोडक्ट जो है वो खुद से जाके उठाता है और ट्रॉली में डालता है और काउंटर पे जाके वो
पे कर देता है। ऐसा नहीं होता कि शॉपकीपर उसको जो है वो प्रोडक्ट दे रहा होता है, वो खुद से जाके सेलेक्ट करता है प्रोडक्ट और उसको जो है वो एंड में जितनी भी प्रोडक्ट्स वो ख़रीद लेता है वो एक साथ ले जाके उसकी वो पेमेंट करता है। तो सेल्फ सर्विस जहाँ होती है वहाँ पे मदद मिलती है पैकेजिंग की मदद से, और जाहिर बात है लेबलिंग से भी पता चलता है कि प्रोडक्ट कौन सी है क्या है। कंज्यूमर एफिलेंस, आज का जो कंज्यूमर है वो पैकेजिंग को देखते हुए, उसकी आसानी को देखते हुए वो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि खुली प्रोडक्ट लेगा तो बहुत से कस्टमर्स को ये भी डर होता है कि उसके केयर करना आसान नहीं होता है। पैकेजिंग प्रोडक्ट को रखना, जाहिर बात है घर के अंदर स्टोर करना और उसको ले जाना जो है वो बड़ा आसान होता है। सो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी आज का कस्टमर तैयार होता है अगर उसको पैक प्रोडक्ट मिल जाए। कंपनी एंड ब्रांड इमेज, इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है पैकेजिंग से। कंपनी जो है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करती है पैकेजिंग के थ्रू। उसके ऊपर जो है ज़ाहिर बात है लेबलिंग किस तरह से की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है। उसके अलावा इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी यानी कि ब्रिंग्स इनोवेटिव आइडियाज़ इन प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट, यानी कि नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आना प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए। सो पैकेजिंग की भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि प्राइमरी पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग से मुराद वो पैकेजिंग होती है जिसमें जो पैकेजिंग होती है वो डायरेक्टली टच करती है प्रोडक्ट को, जैसे कि बॉटल के अंदर जो है बेवरेजेस हैं, सो वो जो है डायरेक्टली टच कर रही है, बॉटल जो है वो टच कर रही है बेवरेजेस को, या फिर पानी है बॉटल के अंदर तो वो डायरेक्टली जो है वो टच कर रहा है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। अब सेकेंडरी पैकेजिंग जो है तब होती है जब अब जैसे बॉटल्स को एक बॉक्स में रखा जा रहा है, ऑलरेडी बॉटल्स हैं जो कि प्राइमरी पैकेजिंग है, लेकिन उसको बॉक्स में रखा जा रहा है, तो वो जो बॉक्स है वो सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाया जाएगा। बॉक्स में रखा जा रहा है या उसके ऊपर कोई सील वील लगा दी जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो है सील लगा दी जाती है उसकी बॉटल्स के ऊपर, तो वो जो है सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाई जाती है। और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग वो होती है जो आप ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है, इस तरीके से पैकेजिंग की जाती है कि जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए, चाहे वो ट्रक के ज़रिए किया जाए, ट्रेन के ज़रिए किया जाए, या किसी भी और तरीके और ज़रिए से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो उस दौरान प्रोडक्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहे, तो उसके लिए जो पैकेजिंग की जाती है वो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग होती है। और डेकोरेटिव पैकेजिंग की जाती है, ये ब्रांड प्रमोशन के लिए होता है, और ये नॉर्मली टेम्प्रेरी होता है, क्योंकि जाहिर बात है जितनी ज़्यादा डेकोरेटिव पैकेजिंग की ड्यूरेशन होगी तो उतनी जो है वो उसकी कॉस्ट में भी इजाफा होगा। इसके अलावा मैंडेटोरी लेबलिंग होती है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कि वो अपने इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स वो बताएं। अब है लेक्चर नंबर 17, इसका टॉपिक है ब्रांड मैनेजमेंट। अब ब्रांड की एक सिग्निफिकेंस प्लेस है मार्केटिंग के अंदर। ब्रांड जो है वो नाम होता है किसी प्रोडक्ट का। सो ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो सीरीज ऑफ टेक्निक्स होती हैं, यानी टेक्निक्स की पूरी एक सीरीज होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है परसीव वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस की इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि परसीव वैल्यू को बढ़ाने के लिए। और हिस्ट्री क्या है ब्रांड की? अब ब्रांड जो है वो ब्रांड का सिलसिला शुरू हुआ 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 2 सेंचुरीज पहले, जब पैकेजिंग के अंदर गुड्स जो है वो आना शुरू हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि लोकल कम्युनिटीज़ से प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट हो गई सेंट्रलाइज फैक्ट्रीज़ में। अब जब फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट बनी तो फैक्ट्रीज़ ने प्रोडक्ट्स को नाम देना शुरू कर दिए, वहीं से ब्रांड का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। सो एक अच्छा ब्रांड नेम क्या होना चाहिए? लीगली प्रोटेक्टेबल हो, यानी कि लीगली तौर पे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई उस दूसरा उसका इस्तेमाल न कर सके, उसको रजिस्टर होना चाहिए। उसके अलावा इजी टू प्रोनाउंस हो, ऐसा नहीं हो कि इतना मुश्किल नाम हो कि उसको कोई प्रोनाउंस ना कर सके। इजी टू रिमेंबर, अब लोग याद रख सकेंगे तो जाहिर बात है जब याद रख सकेंगे तो बार बार उस चीज़ को खरीद भी सकेंगे। एंड इजी टू रिकग्नाइज, ईजिली उसको रिकग्नाइज किया जा सके उसके कलर्स और उसकी पिक्चर्स से। और अट्रैक्ट अटेंशन जो है ग्रैब करने वाला हो, अट्रैक्ट करे। एंड सजेस्ट दी बेनिफिट एंड सजेस्ट यूजर, यानी कि ब्रांड जो है वो शो करे बेनिफिट जो है वो प्रोडक्ट के, और ब्रांड सजेस्ट दी कंपनी और द प्रोडक्ट इमेज, ब्रांड जो है वो सजेस्ट करे कंपनी या प्रोडक्ट इमेज जो है। एंड ब्रांड जो है वो डिस्टिंग्विश करे प्रोडक्ट्स की पोजीशनिंग रिलेटिव टू दी कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन के मुकाबले में जो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है उसको डिस्टिंग्विश करे, यानी कि उसके अंदर फ़र्क करे।
सो नाउ दी प्रीमियम ब्रांड। अब प्रीमियम ब्रांड क्या होती है? ये वो ब्रांड होती है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो स्पेंड की जाती है एंड बेटर क्वालिटी विद बेटर प्रेजेंटेशन। इसके अलावा इकोनॉमी ब्रांड होती है, ये वो ब्रांड होती है जो कि टारगेट की जाती है हाई प्राइस इलास्टिसिटी मार्केट सेगमेंट को। हाई प्राइस इलास्टिसिटी मार्केट सेगमेंट ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ पे हाई प्राइस इलास्टिसिटी पाई जाती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। सो जहाँ पे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है वहाँ ये फ़र्क पड़ता है कि थोड़े से भी प्राइस बढ़ने से बहुत कमी आ जाती है उसकी सेल्स के अंदर। तो जहाँ पे हाई प्राइस इलास्टिसिटी पाई जाती है तो वहाँ पे इकोनॉमी ब्रांड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट बेची जाएगी तो कोई नहीं खरीदेगा, और कम प्राइस पे बेची जाएगी तो बहुत सारे लोग खरीद लेंगे। उसके अलावा फाइटिंग ब्रांड होती है, इसके नाम से पता चल रहा है कि फाइटिंग ब्रांड है। तो ये इट इज़ फॉर काउंटर कॉम्पिटिटिव थ्रेट। जो कॉम्पिटिटिव थ्रेट होते हैं उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मेन पर्पस चैलेंज करना होता है कॉम्पिटिटर्स की ब्रांड को। और ये ब्रांड जो है ज़रूरी नहीं है कि टारगेट मार्केट के लिए डिज़ाइन किया जाए, टारगेट कंज्यूमर्स के लिए एक्चुअली डिज़ाइन किया जाए, बल्कि इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि फेस कर सके ये चैलेंज जो कॉम्पिटिटर्स की ब्रांड ने की तरफ से जो चैलेंज मिल रहा है उसको उसका मुकाबला करने के लिए एक्चुअली इसको डिज़ाइन किया जाता है, इसको बनाया जाता है। सो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। अब कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का क्या मतलब है? जब कंपनी अपना नाम इस्तेमाल करती है किसी भी प्रोडक्ट के, जो ब्रांड नेम होता है उसके अंदर कंपनी अपना नाम इस्तेमाल करती है, उसको कॉर्पोरेट ब्रांडिंग कहा जाता है। जैसे BMW वाले अपनी गाड़ियों के अंदर अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, सो उसको जो है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग कहा जाता है। उसके बाद फिर फैमिली ब्रांडिंग। फैमिली ब्रांडिंग में क्या होता है कि एक ब्रांड नेम इस्तेमाल किया जाता है सेवरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि बहुत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर एक ही ब्रांड नेम इस्तेमाल किया जा रहा है, वो फैमिली ब्रांडिंग होगी। उसके अलावा इंडिविजुअल ब्रांडिंग है। इंडिविजुअल ब्रांडिंग में क्या होगा? डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट नेम्स होंगे। एंड उसके बाद है फिर प्राइवेट ब्रांडिंग। अब प्राइवेट ब्रांडिंग जो होती है या फिर स्टोर ब्रांडिंग या प्राइवेट लेबल, इसमें क्या होता है कि एक रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो बल्क में ख़रीदता है मैन्युफैक्चरर से, और वो ख़रीदने के बाद उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करता है, यानी कि उसने मैन्युफैक्चरर से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी और फिर उसके ऊपर अपना उसने ब्रांड नेम लगा दिया, तो उसको कहा जाता है प्राइवेट ब्रांडिंग, स्टोर ब्रांड या प्राइवेट लेबल वगैरह। और इसके अलावा को ब्रांडिंग भी होती है, जब दो से ज़्यादा ब्रांड्स आपस में मिल के काम करती हैं और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करती हैं, उसको हम को ब्रांडिंग कहते हैं। नाउ दी ब्रांड लाइसेंसिंग। ब्रांड लाइसेंसिंग में क्या होता है कि एक फर्म जो है वो यूज़ कर सकती है नेम, लोगो, करेक्टर दूसरी ब्रांड यानी दूसरी ब्रांड का नेम, लोगो, करेक्टर वगैरह वो इस्तेमाल कर सकती है ताकि अपनी ब्रांड को जो है वो मार्केट कर सके। इसको हम कहते हैं ब्रांड लाइसेंसिंग। यानी कि एक कंपनी सेल करती है राइट्स अपना ब्रांड नेम यूज़ करने का दूसरी कंपनी को, इसको कहा जाता है ब्रांड लाइसेंसिंग। सो ब्रांड पॉलिसीज। सो नंबर ऑफ पॉसिबल पॉलिसीज। सो कंपनी नेम। अब कंपनी नेम में क्या होता है कि कंपनी नेम होता है वो प्रमोट होता है। फैमिली ब्रांडिंग के अंदर जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को सेम नेम दिया जाता है। इंडिविजुअल ब्रांडिंग में हर प्रोडक्ट लाइन का सेपरेट नेम होता है। नाउ दी ब्रांड डेवलपमेंट। अब ब्रांड डेवलपमेंट में ब्रांड एक्सटेंशन होती है। ब्रांड एक्सटेंशन तब होती है जब एक कंपनी जो है वो यूज़ करती है एस्टेब्लिश ब्रांड नेम का नई प्रोडक्ट के ऊपर, यानी जो ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड है उसका नाम वो इस्तेमाल करती है नई प्रोडक्ट के लिए या नई प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, उसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। और मल्टी ब्रांड्स में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर सेल करता है दो से ज़्यादा ब्रांड सेम प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर। अब है लेक्चर नंबर 18 जिसका टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो प्राइस एंड प्राइसिंग। प्राइस जो है वो वन ऑफ द 4 पीस है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीस हैं उनमें से एक पी जो है वो प्राइस है। और प्राइसिंग से मुराद वो प्रोसेस जिसके ज़रिए प्राइस सेट किया जाता है। सो प्राइस क्या है? प्राइस से मुराद वो अमाउंट है, पैसे का वो अमाउंट जो जिसको पे किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। और यहाँ पे जो प्राइस के बारे में लिखा हुआ है इसके मुताबिक प्राइस जो है वो न्यूमेरिकल मॉनेटरी वैल्यू है किसी गुड, सर्विस या एसेट की। न्यूमेरिकल मॉनेटरी वैल्यू से मुराद यानी नंबर्स के अंदर
और मॉनेटरी से मुराद यानी मनी वैल्यू, यानी पैसे से जो अब कोई भी सामान, सर्विस या एसेट जितने रुपए का भी होता है वो उसकी न्यूमेरिकल मॉनेटरी वैल्यू होती है। सो सिंपल यही डेफिनेशन है प्राइस की कि न्यूमेरिकल मॉनेटरी वैल्यू जो है गुड्स, सर्विस या एसेट की, उसको हम जो है प्राइस कहते हैं। सो प्राइसिंग डिफाइंड, हाउ मच टू चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब प्राइसिंग के अंदर जो एक क्वेश्चन है वो ये कि कितना चार्ज किया जाए प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जाहिर बात है कितना चार्ज किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को भी देखा जाता है और कई सारी और भी चीज़ें होती हैं। व्हाट आर दी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, सेल बढ़ाना है, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है, कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को मैच करना है, या कॉम्पिटिटर को रोकना है इंडस्ट्री के अंदर आने से। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइसिंग के, वो देखे जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारे। एंड डू वी यूज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइसेस। क्या हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइसेस यूज़ करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि एक फर्म जो है वो डिटरमाइन करती है कि कितना प्राइस चार्ज होगी और कितना आउटपुट लेवल होगा जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो वो कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो क्या वो यूज़ करते हैं हम या नहीं यूज़ करते, ये भी देखा जाता है। एंड हाउ टू सेट द प्राइस। तो इसके अंदर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब जितनी कॉस्ट बनने में आई उस पर प्रॉफिट रख के प्राइस सेट की जाती है, वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहलाती है। डिमांड बेस्ड या वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइसिंग बेस्ड करती है कस्टमर डिमांड के ऊपर, जो कस्टमर की डिमांड है और जो परसीव वैल्यू है प्रोडक्ट की उसके ऊपर। इसके अलावा रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग से मुराद रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग मेथड जो है एक इसके अंदर कंपनी जो है वो फिक्स करती है प्रोडक्ट की प्राइस कुछ इस तरीके से जो अल्टीमेटली हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को उसका जो अल्टीमेट गोल होता है उसको अचीव करने के अंदर, या फिर जो रिटर्न होता है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, जो कैपिटल लगाया होता है उसके ऊपर रिटर्न। और इसके अलावा कॉम्पिटिटर इंडेक्सिंग है। अब ये एक ऐसी प्राइसिंग टेक्निक्स है जिसको यूज़ करते हैं मार्केटर, ताकि फर्म जो है वो क्या करती है पैक कर देती है अपनी प्रोडक्ट के प्राइस को कॉम्पिटिटर्स के साथ, यानी कि एक तरह से अटैच कर देती है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कॉम्पिटिटर्स की जो प्रोडक्ट होती है उसके साथ। सो शुड देयर बी ए सिंगल प्राइस या मल्टीपल प्राइस, यानी कि सिंगल प्राइस चार्ज किया जाएगा या मल्टीपल प्राइस चार्ज किया जाएगा, यानी कि सेम प्राइस हर जगह चार्ज करेंगे या मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हम प्राइसिंग चार्ज करेंगे। एंड शुड प्राइजेस चेंज इन द वेरियस जोग्राफिकल एरियाज रेफर टू जोन प्राइसिंग, यानी कि जोन प्राइसिंग जो होती है एक्चुअली ये एक ऐसी प्राइसिंग होती है कि डिफरेंट लोकेशंस के अंदर डिफरेंट प्राइसिंग चार्ज की जाती है। और ये इस हिसाब से होती है कि अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है फैक्ट्री जहाँ है उससे डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट होती है उसमें इजाफा होता चला जाता है। तो जोन प्राइसिंग में यही होता है कि जो करीब है जगह वहाँ पे कम चार्ज की जाएगी और जो ज़्यादा दूर है जगह वहाँ पे ज़्यादा चार्ज की जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इस वजह से। सो इसके बारे में भी डिसीजन लिया जाता है, सोचा जाता है। क्वेश्चन एक होता है कि क्या जोन प्राइसिंग जो है वो चार्ज करना चाहिए या नहीं। एंड शुड देयर बी क्वांटिटी डिस्काउंट, क्या क्वांटिटी डिस्काउंट होना चाहिए या नहीं, यानी कि ज़्यादा ख़रीदने पे डिस्काउंट दिया जाए या नहीं। कोई शख्स ज़्यादा बल्क में अगर ख़रीदता है तो उसको डिस्काउंट दिया जाए या न दिया जाए, तो इस बारे में भी क्वेश्चन होता है। एंड व्हाट प्राइसेस आर कॉम्पिटिटर चार्जिंग, और कॉम्पिटिटर्स जो है वो क्या चार्ज कर रहे हैं। एंड डू यू यूज़ अ प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी और पेनिट्रेशन। अब नई प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त या तो स्कीमिंग प्राइस की रखी जाती है या पेनिट्रेशन। स्कीमिंग में ये होता है कि ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जाते हैं और पेनिट्रेशन में कम चार्ज किया जाता है ताकि मार्केट शेयर हासिल किया जाए। तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर स्कीमिंग चार्ज किया जाता है, कुछ में पेनिट्रेशन। टेक्नोलॉजी वगैरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें स्कीमिंग प्राइसिंग चार्ज की जाती है, क्योंकि जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो महंगी होती है और फिर वो बाद में सस्ती होती जाती है। बाकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे ब्रांड जो है लॉयल्टी उसको ब्रेक किया जाए। एंड व्हाट इमेज डू यू वांट टू कन्वे, डू यू वांट द प्राइस टू कन्वे, यानी कि प्राइस के ज़रिए कैसा इमेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं। सो हमेशा जो है जाहिर बात है प्राइस से एक इमेज पे फ़र्क पड़ता है। अगर बहुत कम प्राइस चार्ज कर दिया जाएगा उससे भी एक ख़राब इमेज पड़ सकता है, लोग सोचेंगे कि शायद इसकी क्वालिटी सही नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया जाएगा तो उससे भी एक ख़राब इमेज पड़ सकता है। तो एक इमेज के बारे में भी सोचा जाता है कि हम इमेज किस तरह का करना चाह रहे हैं।
एंड डू यू यूज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग से मुराद ये होता है कि थोड़ी सी प्राइस कम करने से, बिल्कुल मामूली सी प्राइस कम करने से ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत कम है। जैसे कि 1000 को 999 कर दिया जाए, तो 1 रुपया कम किया है, लेकिन वो पूरी फिगर उसकी चेंज हो गई। अब 999 दिखने में बहुत कम लग रही है और 1000 जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो इसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। एंड हाउ इंपॉर्टेंट आर कस्टमर प्राइस सेंसिटिविटी एंड इलास्टिसिटी इशूज़? अब ये कस्टमर कितना प्राइस सेंसिटिव है और इलास्टिसिटी इशूज़ देखे जाते हैं कि यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो उससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो इस चीज़ को भी देखा जाता है। सो प्राइस शुड डू 3 थिंग्स, 3 चीज़ें लाजमी करनी चाहिए। प्राइस से 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। अचीव द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द फर्म, जो फाइनेंशियल गोल है फर्म का वो अचीव किया जाए। एंड फिट द रियलिटीज़ ऑफ द मार्केट प्लेस, जो मार्केट प्लेस की जो रियलिटी है उसको फिट करे। उसको फिट करने से मुराद ये कि वही प्राइस चार्ज की जाए, जाहिर बात है, जो कंज्यूमर पे कर सकता है। अब एक प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि कस्टमर पे ही नहीं कर सकता, तो वो फिट नहीं करती मार्केट जो रियलिटी है, मार्केट प्लेस की रियलिटी है उसको। सो अफोर्डेबिलिटी भी लाजमी कंसिडर करनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी बन गई है तो इसके मतलब नहीं है कि अब उसकी प्राइस को भी, जाहिर बात है, अफोर्डेबल होना चाहिए। एंड सपोर्ट अ प्रोडक्ट्स पोजिशनिंग। अब प्रोडक्ट पोजिशनिंग को इस तरह से सपोर्ट करें कि अब जैसे फॉर एग्जांपल सुई आ रही है 5 रुपये की और धागा आ रहा है 100 रुपये का, तो जाहिर बात है ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट पोजिशनिंग को सपोर्ट करना चाहिए। एंड फ्रॉम द मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू, एन एफिशिएंट प्राइस इज अ प्राइस। अब एफिशिएंट प्राइस वो प्राइस होती है जो कि बहुत क्लोज होती है टू द मैक्सिमम, मैक्सिमम से क्लोज होती है, जो कि कस्टमर प्रिपेयर टू पे, यानी कि तैयार होता है पे करने के लिए। अब है लेक्चर नंबर 19, जिसका टॉपिक है प्राइसिंग। तो इसके अंदर आप वेरियस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे प्राइसिंग की। सो फ्रॉम मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एफिशिएंट प्राइसिंग। एफिशिएंट प्राइसिंग कौन सी होती है? ये क्लोज होती है मैक्सिमम से, जो कस्टमर जो है वो प्रिपेयर्ड होता है पे करने के लिए। सो हर प्रोडक्ट की एक प्राइस रेंज होती है, जैसे कि ब्रेड की प्राइस रेंज सपोज 50 से लेकर 70 रुपीज़ तक है। सो जो प्राइस रेंज है ये एफिशिएंट प्राइस रेंज है। इफेक्टिव प्राइस। अब इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जो एक्यूरेटली कनेक्ट करती है जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट सर्विस की टारगेट ऑडियंस की विलिंगनेस टू पे के साथ, उसको कहते हैं इफेक्टिव प्राइस। प्रीमियम प्राइसिंग ये होती है कि हायर प्राइस जो है वो कुछ गुड्स के लिए सेट की जाती हैं। और वो क्यों की जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि हाई प्राइस एक इंडिकेशन है अच्छी क्वालिटी का। लोग समझते हैं कि इसकी हाई प्राइस इसलिए कि इसकी अच्छी क्वालिटी है, साइन ऑफ सेल्फ वर्थ है और फ्लॉलेस परफॉर्मेंस होगी। ये हाई प्राइस इसलिए चार्ज किया जा रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो फ्लॉलेस है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। सो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है कि बिल्कुल थोड़ी सी प्राइस कम कर दी जाती है तो उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो कम हो गई है। जैसे कि 1000 से 999, 20 की जगह 19.99। लेकिन जो थ्योरी है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की, ये कंट्रोवर्शियल है और ये एक ओवर यूज्ड कॉन्सेप्ट है। बहुत से कस्टमर समझ भी जाते हैं कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे ही आएँ, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है फिर ऑड रिटेलिंग या ऑड प्राइसिंग। सो ऑड प्राइसिंग से मुराद ये होता है कि ऑड नंबर का इस्तेमाल होना है। जो लास्ट नंबर होगा प्राइस के अंदर उसमें ऑड आएगा, यानी कि ऑड नंबर से मुराद होता है 1, 3, 5, 7 और 9। 77 सपोज अगर प्राइस रखी गई है तो ये ऑड प्राइसिंग है क्योंकि इसमें 7 आ रहा है आखिर में। इसी तरह से 95 अगर प्राइस रखी जाए वो भी ऑड प्राइसिंग है क्योंकि 5 जो है वो ऑड नंबर है, आखिर में ऑड नंबर आएगा तो वो ऑड प्राइसिंग है। एंड रिटेलिंग। अब रिटेलिंग जो है वो डेड एंड होती है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। उसी के बाद जारी बात है जो कस्टमर होता है रिटेलर से ही वो बाय कर रहा होता है। सो रिटेलर के अंदर शॉप्स एंड स्टोर्स होती हैं। एंड 3 मेजर टाइप्स हैं रिटेलिंग की। एक तो रिटेल शॉप होती है जो कॉमन है, एक हर इलाके में हर गली मोहल्ले में पाई जाती है। और सेल्फ सर्विस रिटेल्स होते हैं। आज के दौर में सेल्फ सर्विस स्टोर्स भी काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी सेल्फ सर्विस रिटेल आते जा रहे हैं। इसमें ये होता है कि कस्टमर ख़ुद से जाके प्रोडक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करता है और ख़ुद से ही वो ट्रॉली में डालता है और बाद में फिर वो काउंटर पे जाके पेमेंट कर देता है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉप भी अब काफ़ी कॉमन हो रही है कोविड-19 के बाद, और पाकिस्तान में भी काफ़ी जो है वो ऑनलाइन जो है वो साइट्स आ चुकी है। इसमें कोई फिज़िकल शॉप नहीं होती, इसमें
एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर ऑर्डर जो है वो बुक किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी होम डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट की। सो 3 मेजर टाइप्स हैं रिटेलिंग की, रिटेल शॉप, सेल्फ सर्विस स्टोर और उसके अलावा ऑनलाइन शॉप। कुछ शॉप जो है वो सेकेंड हैंड गुड्स भी सेल करती हैं। सो रिटेल प्राइसिंग, रिटेल शॉप्स की जो प्राइसिंग होती है जाहिर बात है वो रिटेल प्राइसिंग होती है। एंड डू यू यूज़ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग? अब आप क्या आप साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को यूज़ करना चाहेंगे? अब है लेक्चर 20 और 21। लेक्चर 20 और 21 की एक ही स्लाइड है, अगर आप इसकी स्लाइड्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको एक ही मिलेगी। सो इसीलिए एक साथ कंबाइन करवाया जाएगा और इसका टॉपिक भी एक ही है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। सो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, सो व्हेन डिसाइडिंग ऑन प्राइसिंग यू मस्ट कंसिडर 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स आपने लाजमी कंसिडर करने हैं। दी ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव्स, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रोडक्ट और ब्रांड। वी मे हैव डिफरेंट ब्रांड, बहुत सी ब्रांड्स हो सकती हैं हमारे पास और हर प्रोडक्ट के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, जितनी ज़्यादा प्राइस इलास्टिसिटी होती है उतनी ज़्यादा प्राइस चेंज करने से उसकी क्वांटिटी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। एंड रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल, एंड रिसोर्सेज के अंदर जाहिर बात है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह है। सो मोर कॉमन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? इसमें मैक्सिमाइज लॉन्ग रन या शॉर्ट रन प्रॉफिट है। सो जाहिर बात है कोई भी फर्म जो है वो चाहेगी अपने शॉर्ट रन प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करे और लॉन्ग रन प्रॉफिट को भी करे। लेकिन इसमें एक अहम तरीन बात ये है कि अगर शॉर्ट रन लॉस हो जाए और लॉन्ग रन प्रॉफिट हो तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर लॉन्ग रन लॉस हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी फर्म के लिए। कई सारी फर्म्स आपको ऐसी दिखाई देंगी जो शॉर्ट रन में लॉस कर रही होंगी लेकिन वो लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिटेबल होती हैं। सो ये एक बहुत अहम चीज़ है। हमारे यहाँ बहुत सी फर्म्स इस बात पे ध्यान नहीं देती, वो शॉर्ट रन प्रॉफिट के चक्कर में लगे रहते हैं और वो लॉन्ग रन को पे ध्यान नहीं देते। सो लॉन्ग रन का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रन। दोनों ही हो जाए तो जाहिर बात है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शॉर्ट रन में लॉस और मैक्सिमाइज प्रॉफिट लॉन्ग रन में मिल जाए तो अच्छा है। इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, अब सेल्स वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए? प्राइस जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है वॉल्यूम को, डिमांड कर्व पे असर पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है अगर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड कर्व पढ़ा है और उसको अच्छी तरह समझा है या आपके जहन में है वो अभी तक, सो उसमें क्या होता है कि वो डिमांड कर्व नीचे जा रहा है। उसमें ये है कि जितनी कम प्राइस चार्ज की जाती है उतनी ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, उतनी ज़्यादा लोग क्वांटिटी ख़रीदते हैं जब किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो गिरती है। सो उसी चीज़ को दिखाया गया है। सो ज़ाहिर बात है प्राइस इसी हिसाब से चार्ज किया जाए कि कितना क्वांटिटी जो है वो सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, कितनी क्वांटिटी उसकी सेल हो उस हिसाब से। इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर भी जाहिर बात है बहुत अहम चीज़ है और मार्केट शेयर रिप्रेजेंट करता है कि एक फर्म के पास टोटल मार्केट का कितनी परसेंट सेल्स है। यानी कि टोटल मार्केट की 5% सेल है किसी फर्म के पास, 10% सेल है, तो ये डिपेंड करता है। सो और जाहिर बात है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, एक फर्म अपना जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ा सकती है। सो प्राइसिंग जो जाहिर बात है डिसीशंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें ये चीज़ भी देखी जाती है। ऑब्टेन अ टारगेट रिटर्न ऑफ रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कॉस्ट जो है ये एक रेशियो होता है नेट इनकम और इन्वेस्टमेंट के दरमियान। इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। सो कीप प्राइस स्टेबल, प्राइस को स्टेबल भी रखा जाए। एंड कंपनी ग्रोथ, अब कंपनी ग्रोथ होती है जब एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कैश फ्लो होता है which increases at significantly faster rates than the overall economy, जो कि एक सिग्निफिकेंटली फास्टर रेट पे इंक्रीज होता है ओवरऑल इकोनॉमी के मुकाबले में। मेंटेन प्राइस लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप से मुराद एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक फर्म जो है वो प्राइस अगर चेंज करती है सो दूसरी फर्म भी उसको एक्सेप्ट करती है, वो कहलाई जाती है प्राइस लीडरशिप, उसको एज अ लीडर एक्सेप्ट करती है एक्चुअली। जब एक फर्म जो है वो प्राइस जो है वो चेंज करती है तो दूसरी फर्म्स जो है वो एक्सेप्ट करती हैं उसको एज अ लीडर।
और डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स इनटू द इंडस्ट्री। प्राइसिंग के जरिए जाहिर बात है जो नया एंट्रेंट आ रहा है उसको डिस्करेज किया जाए, इंडस्ट्री के अंदर वो आ रहा है। और जाहिर बात है कोई भी नया एंट्रेंट अगर इंडस्ट्री में शुरू में आएगा तो उसकी जो कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट, वो शुरू में बहुत ज़्यादा होगी। मैच कॉम्पिटिटर प्राइजेस, जो कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस चार्ज किए उसको मैच करना। सर्वाइवल भी जाहिर बात है ज़रूरी है। और अवॉइड गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी अब गवर्नमेंट के कई सारे लॉज हैं, सो इस तरह से प्राइस सेट ना किया जाए कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़े, ये भी ख्याल रखा जाए प्राइस सेट करते वक्त। ऑब्टेन और मेंटेन द लॉयल्टी एंड एंथुजियाज्म, लॉयल्टी क्रिएट की जाए और एंथुजियाज्म क्रिएट किया जाए प्राइसिंग के थ्रू। लॉयल्टी की जाएगी तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वो बार बार ख़रीदना चाहेगा वही प्रोडक्ट जिसका वो लॉयल है। इन्हेंस किया जाए इमेज को, एक कंपनी की या प्रोडक्ट की इमेज होती है, सो बेटर इमेज जाहिर बातें होनी चाहिए, बैड इमेज ना हो। और जाहिर बात है इमेज क्रिएट करने के लिए ये होना चाहिए कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि जब कोई, फॉर एग्जांपल अब जैसे कोविड-19 के दौरान कुछ लैब्स वगैरह ने और कुछ इदारों ने अपने जो प्राइस हैं उनको कम कर दिया, तो उससे जो एक इमेज बनी है लोगों की नज़र में वो बहुत ज़्यादा जाहिर बात है बहुत अच्छी इमेज बनी है। लेकिन जिन्होंने प्राइस में इजाफा किया तो उनकी जो इमेज है जाहिर बात है वो ख़राब हो गई है। तो इस तरह से कोई भी जाहिर बात है एक तरह से सिचुएशन आती है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर अगर प्राइस को जाहिर बात है हाई किया जाएगा तो एक बैड इमेज बन जाएगा किसी भी फर्म का, और अगर डिस्काउंट देंगे तो उसका एक इमेज जो है बहुत अच्छा इमेज बनेगा। बी परसीव्ड एज अ फेयर, परसीव फेयर किया जाए, क्या फेयर है, डिसीव नहीं कर रही कंपनी, चीट नहीं कर रही। जैसा एक गाड़ियों की जो कंपनियां हैं पाकिस्तान में, कुछ आज से कुछ सालों पहले और अभी भी इनकी जो एक इमेज है, एक इमेज तो नहीं बल्कि एक इमेज भी उनकी ख़राब हो गई, और ऊपर से उनका जो परसेप्शन है लोगों का, वो भी जो है एक ऐसा परसेप्शन बैठ गया लोगों के जहन में कि ये जो है डिसीव कर रहे हैं लोगों को। ये लोग सिर्फ जो है वो प्राइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और फीचर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे जो इंटरनेशनली फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एक परसेप्शन जो है लोगों की नज़र में वो ख़राब हो चुका है। सो इस तरीके से प्राइस चार्ज किए जाए कि परसेप्शन जो है वो लोगों की नज़र में एक फेयर हो, ये फेयर है ये फर्म। उसके अलावा डिस्करेज किया जाए कॉम्पिटिटर्स को, कॉम्पिटिटर्स आना चाहते हैं लेकिन जाहिर बात है प्राइसिंग ऐसी सेट की जाएगी उनको डिस्करेज किया जाए। इसके अलावा सोशल, एथिकल और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स, इनको भी अचीव किया जाता है प्राइसिंग के थ्रू। सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और एथिकल भी होना चाहिए। एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव से मुराद एंटी स्टेट ना हो, प्रॉफिट कमाने के लिए एंटी स्टेट ना बन जाए, तो ये भी आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव किए जाते हैं प्राइसिंग के थ्रू। एंड गेट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज से मुराद एक एडवांटेज होना कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, ग्रेटर कंज्यूमर वैल्यू ऑफर करते हुए। जब ग्रेटर अच्छी कंज्यूमर को अच्छी वैल्यू ऑफर की जाएगी तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज होगा। सो प्राइसिंग के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हासिल किया जा सकता है। सो डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस, डिस्काउंट जो है रिडक्शन होता है बेसिक प्राइस के अंदर, जैसे 10% डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट्स का जो पर्पस होते हैं उसके अंदर इंक्रीज़ करना शॉर्ट टर्म सेल्स, मूव कर देना आउट ऑफ डेट स्टॉक, जो पुराना स्टॉक हो गया उसको निकालने के लिए भी डिस्काउंट दिया जा सकता है। रिवार्ड वैल्यूएबल कस्टमर्स, कुछ वैल्यूएबल कस्टमर्स होते हैं उनको भी रिवार्ड दिया जाता है डिस्काउंट के ज़रिए। एनकरेज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर को कि वो परफॉर्म करें फंक्शन। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस, अब इसकी जो टाइप्स हैं, पहला है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो ड्यू डेट से पहले ही जो है वो पे कर देते हैं, जो भी उनकी ड्यूज़ वगैरह होते हैं ड्यू डेट से पहले ही कर देते हैं, तो इसलिए उनको दिया जाता है कि उन्होंने ड्यू डेट से पहले पे कर दिया, इस वजह से उनको डिस्काउंट दिया जाता है। और कुछ इस तरह की
वर्ड्स और टर्म्स आपको मिलेंगी जहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद है फिर क्वांटिटी डिस्काउंट्स। अब क्वांटिटी डिस्काउंट जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से दिया जाता है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतना ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, और बहुत से दुकानदार ये डिस्काउंट दे रहे होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जिसमें एक मैन्युफैक्चरर जो है वो रिड्यूस करता है रिटेल प्राइस जो है प्रोडक्ट की, जब वो रिसेलर को सेल करता है। जब रिसेलर को वो सेल करता है तो वो रिटेल प्राइस को रिड्यूस कर देता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। सीजनल डिस्काउंट दिया जाता है सीजन्स के हिसाब से। अब जैसे कि स्वेटर पे डिस्काउंट दिया जा रहा है समर के अंदर। अब स्वेटर है तो ज़रूरत की चीज़, लेकिन जाहिर बात है समर में कोई नहीं खरीदता, तो ऐसे सीज़न में डिस्काउंट दिया जा रहा है जिस सीज़न में उसको कोई खरीदता नहीं है, तो वो जो है सीजनल डिस्काउंट है। प्रोमोशनल अलाउंस दिए जाते हैं, ये जो है फंड होता है जो इंसेंटिव के तौर पर रिटेलर को दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर देता है इसको ताकि प्रमोट करे रिटेलर जो है प्रोडक्ट को, इसको प्रमोशनल अलाउंसेस कहते हैं। ब्रोकरेज अलाउंस होता है, ये जो अलाउंस दिया जाता है ये ब्रोकर को दिया जाता है, जो भी ब्रोकर का काम करता है उसको दिया जाता है ये अलाउंस, जो अरेंज करता है सेल, कमीशन के तौर पे उसको दिया जाता है। अब है लेक्चर नंबर 22 जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट लेक्चर भी है और मिड टर्म का जो सिलेबस का लास्ट लेक्चर है वो भी। इसका टॉपिक है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है? इसके अंदर लो प्राइस चार्ज किया जाता है, जब उसको इनिशियल ऑफरिंग होती है उसकी, तो उसको लो प्राइस उसकी चार्ज की जाती है ताकि कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके नई प्रोडक्ट्स या सर्विस से। सेटिंग अ रिलेटिवली लो इनिशियल एंट्री प्राइस, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेटिवली लो इनिशियल एंट्री प्राइस जो है वो सेट किया जाता है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसी वजह से किया जाता है। फास्ट डिफ्यूजन हो जाती है और अडॉप्शन हो जाती है। डिफ्यूजन से मुराद एक्सेप्टेंस जो है हो जाती है प्रोडक्ट की या सर्विस की, टारगेट मार्केट जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है काफ़ी जल्दी। और अडॉप्शन भी हो जाती है। अडॉप्शन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो एक दो बार कस्टमर ने ख़रीद लिया, बल्कि वो रेगुलर बायर बन जाता है। उसके अलावा गुडविल जो है वो बनती है इससे। गुडविल होती है, गुडविल से मुराद ये कि एक ब्रांड नेम की, प्रोडक्ट की एक वैल्यू बन जाती है। लो प्राइस हमेशा ही गुडविल क्रिएट करता है, और स्पेशली जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनमें जो है गुडविल बनती है जब लो प्राइस होते हैं। जो लग्जरियस आइटम होते हैं वहाँ पे तो लो प्राइस इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं वहाँ पे बहुत मैटर करती है लो प्राइसिंग। लो प्राइस रखने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो गुडविल बन जाती है। एंड क्रिएट कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल जो है उसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है बिजनेस एक्सपेंसेस को, ताकि प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके। एंड डिस्करेज दी एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये डिस्करेज करता है जो एंट्री होती है कॉम्पिटिटर्स की, क्योंकि जाहिर बात है जब लो प्राइस होंगे तो उससे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो उनके लिए एक बैरियर बन जाएगा। एंड नाउ द इम्पोर्टेंट एंथुजियाज्म। अब एंथुजियाज्म क्या है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है। कोई भी प्रोडक्ट जब आ रही होती है, एक्चुअली जब आ रही होती है तो उसके आने से पहले कुछ ऐड चलाए जा रहे होते हैं जिसके ज़रिए लोगों को जोश दिलाया जा रहा होता है प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंफर्टेबल किस्म की कोई प्रोडक्ट आने वाली है तो ऐड चलाया जा रहा है कि कंफर्ट आने वाला है, इस तरह करके। तो ये जो एक एंथुजियाज्म होता है, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। प्राइस पेनिट्रेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन। अब कब ज़्यादा अप्रोप्रिएट है प्राइस पेनिट्रेशन? जब हाईली प्राइस इलास्टिक हो। अब ये दोबारा आ गया प्राइस इलास्टिसिटी। हाईली प्राइस इलास्टिसिटी होगी तो जाहिर बात है कम प्राइस करने से बहुत ज़्यादा सेल्स में इजाफा होगा। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जहाँ होते हैं, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल जहाँ होते हैं वहाँ पे भी ये सही है इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि जहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पे काम होता है और उससे जो है वो पर यूनिट कॉस्ट में कमी आती है। एंड सूटेबल फॉर अ मास मार्केट, ये मास मार्केट के लिए सूटेबल है। एंड प्रोडक्ट विल फेस स्टिफ कंपटीशन। अगर प्रोडक्ट जो है वो किसी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है कंपटीशन वो फेस करती है तो वहाँ पे भी लो प्राइस चार्ज करना इनिशियली बेहतर होता है। नाउ द लॉस लीडर। अब लॉस लीडर का जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ये है कि सेल बिलो कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट है उससे भी
कम में जो है प्रोडक्ट को बेचा जाए, यानी कि एक तरह से अपना नुकसान करके जो है वो एक प्रोडक्ट को बेचा जाए। लेकिन इसको क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि ताकि लोग जब एक प्रोडक्ट ख़रीदें तो साथ में दूसरी प्रोडक्ट भी ख़रीद लें सेम विज़िट के अंदर। जब वो एक बार ख़रीदने आए एक प्रोडक्ट तो साथ में दूसरी प्रोडक्ट भी ख़रीद लें। और इस तरह की स्ट्रेटजीज ज़्यादातर पे सुपरमार्केट्स में देखी जाती है। एक दुकानदार भी कर सकता है, लेकिन उसको ज़ाहिर बात है अपनी दुकान को इस तरीके से मेंटेन करना होगा कि लोग लाजमी जो है वो एक बार जब आएँ तो वो कई सारी और चीज़ें ख़रीदें। सुपरमार्केट्स में इस तरह की स्ट्रेटजीज़ मैंने ख़ुद भी देखी हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स जब वो सेल करते हैं तो उसमें अच्छा खासा वो डिस्काउंट देते हैं और इवन के वो उनको लॉस में ही वो दे रहे होते हैं। लेकिन होता ये कि वो उसमें लिमिट लगा देते हैं कि एक कस्टमर जो है वो इससे ज़्यादा नहीं ख़रीदेगा। तो अब वो जो लिमिट लगाई होती है उसकी वजह से क्या होता है कि अब कस्टमर की लिमिट होती है कि वो उससे ज़्यादा नहीं ख़रीदेगा। और होता ये कि जब सुपरमार्केट में लोग जाते हैं तो लाजमी वो 2-4 और चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं और इस तरह जो है वो उनको फ़ायदा ही हो जाता है। सो प्राइस वॉर, अब प्राइस वॉर होती है स्पेशली जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है तो। और ये तब होता है ज़ाहिर बात है जब कस्टमर गेन करना चाहती हैं दोनों फर्म्स जिनके दरमियान कंपटीशन है और अपना मार्केट शेयर वो जो है इंक्रीज़ करना चाहती हैं। सो अगर एक कॉम्पिटिटर कम करता है प्राइस तो दूसरा भी लाजमी जो है वो कम करता है। तो एक बहुत एक स्टिफ किस्म का कंपटीशन हो जाता है प्राइस वॉर में। इंटेंस कॉम्पिटिटिव राइवलरी होती है इसमें। सो ये हुआ लेक्चर नंबर 22। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है इन लेक्चर्स के बारे में तो आप नीचे कमेंट कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये स्लाइड्स जो आपको दिखाई गई इनका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, वो भी आप हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।